पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दो राज्यों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे वो तारीखें आ चुकी हैं। 4 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे आ जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लिहाज से यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्य के पुनर्गठन के बाद 10 सालों के बाद यह विधानसभा चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब इन दोनों राज्यों के चुनावों को अगर हम समझें, देखें, इसके मायने मतलब क्या हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसका इंतजार था वो दिन आ गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों ही जगह के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग का भी जोश हाई है। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई। इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफर किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फायदा, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफरें कराई गई हैं। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है। जम्मू कश्मीर जैसा ही जोश हरियाणा में भी है। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस इसे वापस अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग 36 बराबर ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा के बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने भी कमर कस ली है। थोड़ी देर में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक करेंगे और कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित कर सकते हैं। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में तो 1 फेज में वोटिंग होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहां पर 3 फेज में वोटिंग होनी है। तो आपको मैं बताती हूं कहां पर कौन सा जिला आएगा। देखिए, डोडा की 3 सीटें हैं। डोडा जिले की, किश्तवाड़ जिले की 3 सीटों पर भी पहले ही चरण में चुनाव हो जाएगा। रामबन की 2 सीटें हैं। इसके अलावा अनंतनाग की 7 सीटें, कुलगाम की 3 सीटें, पुलवामा की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा और शोपिया की 2 सीटों पर भी पहले चरण में मतदान होगा। तारीख है 18 सितंबर, जब पहला चरण है। अब अगले चरण की बात कर लूं, कौन से जिले वहां पर है। 25 सितंबर जब दूसरे चरण के तहत जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। पुंछ की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजौरी की 5 सीटें, रियासी की 3 सीटें, बडगाम की 5, गांदरबल की भी 2 सीटें हैं और श्रीनगर की भी 8 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होगी 25 सितंबर को। अब आखिरी चरण, यानी कि आखिरी चरण में कौन से जिले हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जम्मू की 11 सीटें हैं। कठुआ की 6 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। 3 सीटें सांबा की हैं, उधमपुर की 4 सीटें, कुपवाड़ा की 6, बारामूला की 7 सीटें और बांदीपोरा की 3 सीटों पर भी 1 अक्टूबर यानी कि आखिरी चरण में ही मतदान होगा और जो नतीजों की तारीख है वो 4 अक्टूबर की है। अखिलेश। बिल्कुल श्रीन, देखिए ये जो 1 दशक का वक्त होता है, लंबा वक्त होता है। इन 10 सालों में आखिर जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल गया, क्योंकि 10 सालों के बाद अब वहां पर ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जनता को लंबे वक्त से इसका इंतजार था।
नवंबर दिसंबर में तब 2014 में चुनाव हुए थे। 10 साल के बाद सितंबर अक्टूबर में अब चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। आपको पता है 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में चुनाव, जम्मू और कश्मीर रीजन में चुनाव, लद्दाख में वोटिंग नहीं। यह बदलाव की बात हम कर रहे हैं कि एक दशक में क्या बदला है। जम्मू कश्मीर के राज्य रहते चुनाव 2014 में हुआ था। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव, और कुछ चीजें और भी महत्वपूर्ण ऐसी हैं जो बदल गई। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। राज्य सरकार के रहते वोटिंग हुई थी 2014 में। 2024 में केंद्र के शासन के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव का आयोजन हो रहा है। 2014 में 370 के रहते आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन 370 हटाए जाने के बाद अब पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। जो ये 370 धारा हटाई गई, उसके बाद ये विधानसभा का चुनाव। परिसीमन से पहले वहां पर कुल 87 सीटें थीं, अब 90 हो गई हैं। सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई, यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटों के लिए यह मतदान होना है। 2014 में राज्य सरकार का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। लेकिन 2024 में जो अब चुनाव हो रहा है, 5 साल की सरकार के लिए इस चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। शिरीन, बिल्कुल, तो चलिए ये तो चुनाव की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कोलकाता की, जहां लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद ना तो वहां पर बवाल थम रहा है और ना ही लोगों का गुस्सा। अब इसे लेकर जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई थी, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर सरकार को फटकार भी लगाई, जिसके बाद सरकार खुद सड़क पर उतर गई मार्च करने के लिए। एक रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा, ये आक्रोश उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा है, जिसके साथ कोलकाता के अस्पताल में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। अब इस कांड की जांच सीबीआई कर रही है। खुद सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर उतरी और सीबीआई से इंसाफ की गुहार लगाई। कोलकाता में सीएम ममता ने पैदल मार्च किया, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच जारी है। जांच के रडार पर कौन कौन आया, कहां तक पहुंची जांच, किस किस से हुई पूछताछ, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात उस हिंसा और तोड़फोड़ की जो गुरुवार की देर रात कोलकाता के उसी आरजी कर अस्पताल में हुई। जहां लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ की घटना पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ के वीडियो देखे। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से इस पर सवाल किया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा, अचानक 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल आती है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, आंसू गैस छोड़ी, घटना स्थल सुरक्षित है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने कहा, 7000 लोग पैदल नहीं आ सकते, ये राज्य मशीनरी की विफलता है। आप अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सके, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे? अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। जब अस्पताल ही बंद होगा तो उस तरीके का हंगामा ही नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यही नहीं, सीबीआई को इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट देने को भी कहा है। अब इस केस की सुनवाई 21 अगस्त को होगी। वैसे पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह फंसती नजर आ रही है। दूसरी तरफ सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की भी जांच तेज कर दी। कॉलेज की प्रिंसिपल सुहेत्रा पाल से सीबीआई ने पूछताछ की, तो वहीं सीबीआई ने उन 4 ट्रेनी डॉक्टरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है जो वारदात से पहले पीड़िता के साथ थे। आरोपी संजय रॉय को भी मेडिकल जांच के लिए सीबीआई अस्पताल ले गई। इस मामले में देश का सियासी पारा भी हाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से कर दी। डायरेक्ट एक्शन डे करवाना चाहती हैं, कत्लेआम करवाना चाहती हैं। आप सबूत मिटाने के लिए वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दी। तानाशाही प्रवृत्ति
किम जोंग की तरह वहां शासन कर रही। बीजेपी को तो एक मौका का तलाश था, वो चुनाव में वो उसको धक्का मिला तो मौका में वो उतर गए हैं। आरजीकर अस्पताल में एक घटना घटी है, उसको लेके वो मुख्यमंत्री को पदत्याग चाहते हैं, ये कभी नहीं माना जा सकता। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त कोलकाता की डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ये दुआ देश का हर आम नागरिक कर रहा है। सीबीआई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। उम्मीद है जल्द दोषी सलाखों के पीछे होंगे और लेडी डॉक्टर की आत्मा को शांति मिलेगी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। उदयपुर में खबर यह है कि दो छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। राजस्थान के उदयपुर में तनाव के हालात बने हुए हैं। अभी एक बड़ी खबर, दो छात्रों में झड़प हुई थी और उसके बाद वहां पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। एक स्कूल के बाहर छात्रों में यह चाकूबाजी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है, तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर किस तरीके से टायर जला दिए गए, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, नारेबाजी कर रहे थे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना भी हुई है। उदयपुर से अभी की बड़ी खबर आपको बताएं, दो छात्रों के बीच लड़ाई हुई थी, चाकूबाजी की घटना हुई, उसके बाद यह मामला किस कदर बढ़ता चला गया उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं वहां पर चौराहे पर कैसे ये टायर जलाए गए हैं और वहां पर आसपास बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी जो नारेबाजी करते हुए नजर आए। और इस बीच हमारे साथ मनीष शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या हुआ कि तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया? अखिलेश, यूं कहा जाए कि दो लड़कों की लड़ाई जो महज 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, दोनों अलग अलग समुदाय से थे और एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से वार किया उसकी जांघ पर और 2-3 गंभीर घाव करने के बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। जिस बच्चे को चाकू लगाया वो इस वक्त आईसीयू अस्पताल में है और इसके विरोध में जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पूरे उदयपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है एहतियात के तौर पर, ताकि किसी भी प्रकार से हालात बिगड़ने न पाए। लेकिन जो भीड़ है वो कई इलाकों में गई, दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया और कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी उदयपुर में तनावपूर्ण हालात हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उदयपुर बेहद संवेदनशील इलाका है। आपको याद होगा अखिलेश, 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, तब भी उदयपुर में इसी तरीके का माहौल बना था। लेकिन 2 स्कूली छात्रों की घटना इस कदर तूल पकड़ जाएगी, इसका अंदाजा शायद प्रशासन को भी नहीं था कि एक बच्चा और दूसरा बच्चा इस तरीके से लड़ेंगे कि इसका नतीजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। जी अखिलेश। अच्छा मनीष, ये बताइएगा क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्या की गई है? फिलहाल प्रशासन ने लोगों को इतना ही समझाने की कोशिश की है कि वो अपने घरों से बाहर इस तरह निकलकर प्रदर्शन आगजनी की घटनाओं में शामिल ना हो। धारा 144 इसी के तहत एहतियात के तौर पर लागू की गई है ताकि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने बताया कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, प्रशासन अपना दावा कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बलों को सभी संबंधित थानों में तैनात किया गया है कि इस प्रकार की घटनाएं और इलाकों में न फैलने पाएँ और ख़ासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस खास निगरानी भी कर रही है। जी मनीष, एक बात और नजर आ रही है कि ये मसला उसी तरीके का दिख रहा है जैसा अभी जिक्र कर रहे थे, इससे पहले भी जो वहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था, अफवाह की वजह से ये चीज लगता है ज्यादा बढ़ गई। वरना 2 छात्रों में अगर मामूली बातचीत हुई, मान लीजिए चाकूबाजी भी हो गई, तो इस तरीके से झगड़ा बढ़ जाएगा कि वहां पर तोड़फोड़ हो जाए, गाड़ियों में आग लगा दी जाए, आगजनी की घटनाएं शुरू हो जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अखिलेश, चूंकि दोनों जो बच्चे हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ, दोनों अलग अलग समुदाय से हैं और इस समुदाय अलग अलग होने की वजह से लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा हो गया कि एक समुदाय विशेष के बच्चे ने दूसरे समुदाय विशेष के बच्चे पर चाकू से हमला किया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और जैसे जैसे ये खबर पूरे उदयपुर शहर में फैली तो दोनों ही पक्षों से लोग सड़कों पर उतरने लगे और जो टारगेट किया गया वो खास समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर किया गया। यानी कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को क्षति पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और उसी की वजह से ये स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई।
जी चलिए, अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए आपका। और सांप्रदायिक तनाव के हालात वहां पर अभी बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी समझाया बुझाया जाए ताकि इस तरह की घटना फिर ना होने पाए। बहरहाल अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा और आज की जो बड़ी खबर, कोलकाता में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, देश भर में डॉक्टरों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू यह है कि मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अमूमन गरीब लोग जाते हैं इलाज के लिए, लंबी कतारें वहां पर नजर आ रही हैं। तो सवाल यही है कि यह गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि आईएमए की तरफ से भी अब हड़ताल का आह्वान कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार की राजधानी पटना, सूरत हो या अहमदाबाद, रायपुर हो या फिर भोपाल, देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां कोलकाता की घटना को लेकर उबाल ना हो। क्योंकि जब से कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की वारदात हुई, देश के तमाम डॉक्टरों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और ये विरोध उस गुस्से का इजहार है। दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर आप उन तमाम डॉक्टर्स को सुन रहे हैं। इनके धरना का, इनके प्रदर्शन का आज ये 5वां दिन है। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लड़ेंगे जब तक हमें सीपीए नहीं मिलेगा, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जब हम ड्यूटी पे प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम अपने घर में कैसे रहेंगे? क्योंकि ऑन ड्यूटी के लिए अगर कोई लॉ नहीं है तो इट मींस हम तो कहीं भी सेफ नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के एम्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हड़ताल डॉक्टर्स की लगातार कई दिनों से चल रही है। क्या मुख्य मांगे आप? जो हादसा हुआ है उसके लिए हम एक जस्टिस मांग रहे हैं। साथ साथ हम ओवरऑल रोज ये सब मामले हो रहे हैं तो हमें कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन नहीं आता तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। हम एक ही मांग रख रहे हैं सेंट्रल सरकार से कि हमारे साथ एक बार वो बैठें, एक मीटिंग करें, हमें थोड़ी सी भी समय दे ताकि हम अपनी ज़रूरतें, हमारी दिक्कतें हम कन्वे कर पाएं कि सीपीए हमें क्यों चाहिए। कहीं कैंडल मार्च निकालकर विरोध हो रहा है, कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया जा रहा है कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। समान सेवा समान सम्मान, डॉक्टर की नैतिकता का यही प्रमाण। समान सेवा समान सम्मान, डॉक्टर की नैतिकता का यही प्रमाण। लेकिन ये गुस्सा नहीं थमने वाला, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले तय ऑपरेशन के कैंसिल होने की संभावना है। उधर बुधवार रात आरजी कर हॉस्पिटल में हुई हिंसा के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा ने भी अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला किया। मतलब एकदम साफ है, डॉक्टर की हड़ताल, मरीजों की टेंशन। मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। चस्पा कर दिया गया है कि 16/8/2024 से आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई घटना को देखते हुए आज से ओपीडी और अन्य सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। केवल इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज में 1400 युवा डॉक्टर हैं, जिनमें से लगभग 700 से ज्यादा हड़ताल में शामिल हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ गई। अहमदाबाद में मरीज घंटों तक इलाज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। जो मर्डरर्स है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ये हमारी डिमांड है। निर्भया केस में 10 साल लगे थे फांसी देने में, लेकिन इसमें इतनी डिले ना हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। जो पीड़ित है उनके फैमिली को न्याय मिले और जो प्रोटेक्शन है रेसिडेंट डॉक्टरों को जो ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसके लिए हम मांगनी करते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। हड़ताल को लेकर आईएमए की कई शर्तें हैं, जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़े, अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए, सीसीटीवी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन, पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा, ये तमाम मांगे जायज हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहना होगा कि हड़ताल के नाम पर बवाल कहां तक सही है। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर ताला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले से ही देश में डॉक्टरों की कमी है, मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता।
ऐसे में सारे डॉक्टर हड़ताल पर उतर आएंगे तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही आईसीयू में चली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब चुनावी लिस्ट में अगला नंबर महाराष्ट्र का है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक बयान दे दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही सीएम फेस तय हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र का सियासी पारा है हाई, अब होगी आर पार की लड़ाई। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र चुनावी मोड में आ चुका है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे। महाविकास अघाड़ी सरकार में सीएम रहे उद्धव ठाकरे ने मंच से बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसी सवाल का जवाब दिया जो सवाल हर किसी के मन में था। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। उद्धव ने सीएम फेस पर चल रही चर्चा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन क्या ये खत्म हो गई? शायद नहीं। बात तो सही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जिस तरह बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो दावा तो उनका भी बनता है। एनसीपी के साथ सरकार चलाते वक्त हमेशा कांग्रेस का सीएम होता था, लेकिन 2019 में गतिविधियां बदली और उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान जो है सीएम पद की दे दी गई। लेकिन तब गठबंधन जो है वो चुनाव के बाद हुआ था, इस बार गठबंधन चुनाव के पहले है। तो क्या महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लेकर सहमति बन पाएगी? वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष के चेहरे तो उद्धव ही हैं। लोगों से कम मिलने का आरोप झेलने वाले उद्धव मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें भी कर रहे हैं। आज मंच से उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसे सीएम पद के लिए उद्धव की स्वीकार्यता बनाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। उद्धव ने मुस्लिमों पर बात की। कोरोना काळामध्ये जे काय आपल्या सरकारने काम केलं हे नालायक आपले महायुतीतले आपले विरोधक जे आपणच त्यांना मोठं केलं ते विसरले, पण ज्यांना आपण वाचवलं ते मुस्लिम असो बौद्ध असो ते नाही विसरू शकले। सीए एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा जे काम आपण केलं, एक भयभीत वातावरण झालं होतं सगळं। मी महाविकास आघाडीच्या तर्फे मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी एक सुद्धा असं पाऊल केंद्राला उचलायला देणार नाही। जे या देशाचे नागरिक आहेत आणि जे देशावरती प्रेम करतात त्यांना मी इथून जाऊ देणार नाही, म्हणून मुस्लिम आमच्या सोबत आले। महाराष्ट्र में चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन वाली राजनीति ही चलती है। अब देखना है महाविकास अघाड़ी और महायुति में से कौन बाजी मारता है। बात करेंगे बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की। वो अनंत सिंह जिन्हें AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में जेल की सजा मिली थी, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें रिहा कर दिया गया अदालत की तरफ से, और जेल से बाहर आने के बाद जो बयान उन्होंने दिया उससे अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। क्या होगा अनंत सिंह का अगला दांव? बैंड बाजा और शहनाई की तस्वीरें बिहार के बख्तियारपुर से आईं। जब बाहुबली और बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह रिहाई के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहली तस्वीर शुक्रवार सुबह 5 बजे की है, जब पटना के बेउर सेंट्रल जेल से अनंत सिंह को रिहा किया गया। दूसरी तस्वीर रिहाई के बाद की है, जब अनंत सिंह का लंबा काफिला मोकामा के लिए रवाना हुआ। और क्या कार्यक्रम है? जेल से बाहर आने के बाद एबीपी न्यूज से बात करते हुए अनंत सिंह ने पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी। हम तो बड़ी हो गए, तब निपी सिंह दोषी हो गया, तब सीबीआई से जांच मांगेंगे।
कि उस पर भी जांच होवे। हम बेमतलब के रहे इतना दिन तो वो भी रहे। हम दिल्ली सरकार से मांगेंगे, बिहार सरकार से मांगेंगे कि सीबीआई की जांच हो। जब हम फंसाए हैं, हम निर्दोष साबित हुए तो वो दोषी हुआ तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा कीमती समय चल गया, हमारा आदमी बाहर में किसी को मन नहीं लगा, सब ताकले रहा जेले गेट। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से आरजेडी की मौजूदा विधायक हैं और इसी साल बिहार में महागठबंधन की सरकार गिराने में उनकी अहम भूमिका मानी गई थी। जेल से बाहर आते ही बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के निशाने पर लालू परिवार है। जब हमें इलेक्शन नीति फंसाया गया तो लालू की पार्टी एक बकार नहीं बोला, तखरे में बोल दिए कि जहिया मौका लगेगा बदला हम थोड़ा से लेंगे। आपको इस बात का तकलीफ है कि लालू जी अपने साथ आपको ले गए, लेकिन संकट के समय आपकी मदद नहीं? तकलीफ नहीं रहेगा आपको। हम ले गए, हमारा दुख हुआ तो आप लोग मुंह मोड़ लिए। एक बकार कोई बताया है कि लालू का आदमी बोला है कागो तो नहीं बोला, हम बोल दिए थे तक नहीं। दूसरी तरफ अनंत सिंह की रिहाई की खबर के बाद से ही तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, आज है तो मुक्त होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीतीश जी कहाँ किसी को बचाते फंसाते हैं, ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान जब अनंत सिंह 20 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे, कोर्ट के इस फैसले ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया था। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में अनंत सिंह पर केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के जेडीयू सांसद ललन सिंह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही अनंत सिंह की जेडीयू में घर वापसी हो सकती है और सियासत में वो अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। दरअसल 17 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ स्थित पैतृक आवास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए थे। उस केस में मोकामा विधायक अनंत सिंह को लोअर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सत्ता चली गई थी, लेकिन अब 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को दोनों मामलों में बरी कर दिया है। नदियों की बेलगाम रफ्तार ने जिंदगी जैसे थमासी दी है। लोग बेहद परेशान हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। जल आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ रूपी चक्रव्यूह में फंसा है। पानी ने इंसान को चारों तरफ से बंधक बना लिया है। ये तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की है, जहां बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बद से बदतर बना दी है। शहर के कई गांव टापू बन चुके हैं, शहर से जिनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा इन स्कूली बच्चों को देखकर लगा सकते हैं। ये छात्र 15 अगस्त मनाने अपने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा भरा कि स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बाद में गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 12 में नदियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा गांव ही नदी में तब्दील हो गया है। जो नदी जैसी दिख रही है, ये असल में खेत है। वहीं लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल है। गांव वाले रस्सी की मदद से खुद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में जुटे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रस्सी की मदद से लोग पानी की तेज लहरों को यहां पार कर रहे हैं। लेकिन कई जगह हालात इससे भी खराब है, जहां रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को भी उतरना पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि रात रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जयपुर के फागी में 15 अगस्त को मासी नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि आजादी का जश्न मनाने स्कूल पहुंचे 42 छात्र और 8 स्कूली स्टाफ पूरी तरह फंस गए। बाद में छात्रों को स्कूल के पास बने मकानों में जाकर शरण लेनी पड़ी। बाढ़ से लोग किस कदर त्रस्त हैं, इसकी वानगी है बिहार के बेगूसराय से आया ये वीडियो, जहां स्कूल में कमर तक पानी भरा है और इस भरे हुए पानी में ही स्कूल में ध्वजारोहण हो रहा है।
ये स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों के जज्बे को तो बताता है, लेकिन साथ ही साथ हालात भी बयां करता है कि किस तरह बाढ़ ने जिंदगी बद से बदतर बना दी है। देखिए, हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। बिहार में गया एक जगह है, गया में दो बुजुर्ग पानी में बह गए, जबकि मध्य प्रदेश में शिवपुरी से खबर आ रही है, यहां तो मां बेटे दोनों ही नदी के तेज बहाव में बह गए। गया के बोधगया में फल्गु नदी कोहराम मचाए हुए है, जहां नदी को पार करने के दौरान दो बुजुर्ग पानी में डूब गए। इन्हें बचाने के लिए ग्रामीण नदी में कूदे। इनमें से एक बुजुर्ग को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा लापता हो जाता है, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगाई जाती है। रेस्क्यू में रात से सुबह हो जाती है, लेकिन कोई खबर नहीं लगती। लेकिन जिस बुजुर्ग को बचाया गया, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोग इस बाढ़ के लिए बालू माफिया को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिनके अवैध खनन के चक्कर में नदी में 40 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है और अब इसमें पानी भर गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे। यहाँ अवैध रूप से बालू का उत्खनन भी हमेशा होते रहता उठाव, जिसकी वजह से लोग अपना जान जोखिम में डाल करके उनको बचा नहीं पाया। हर किसी को जान का खतरा है। 18 घंटा लगभग बीत चुका है, आज 16 तारीख हो गया, कोई भी आया नहीं है। एनडीआरएफ की टीम भी जो उनको यहाँ से गाड़ी भेजा गया तब वो आए हैं। बिहार के मधेपुरा में दर्जनों गांवों ने जल समाधि ले ली है। कोसी नदी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया है कि हजारों एकड़ धान की फसल यहां बर्बाद हो चुकी है। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे, जो मुश्किल वक्त में गांव वालों का सहारा बनी हुई है। लेकिन जानवरों के लिए बाढ़ आफत से कम नहीं। वहीं एक सवाल शासन प्रशासन की उदासीनता को लेकर भी है, जिसने अभी तक सुध तक नहीं ली है। लहरों के बीच फंसी जिंदगियों की तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई, जहां रपटे को पार करने के चक्कर में मां बेटे सहित कई रिश्तेदार नदी के तेज बहाव में बह गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई लोग लहरों के बीच फंसे हुए हैं, तभी उनमें से 3 बह जाते हैं। गनीमत यह रही कि किनारे खड़े हुए ग्रामीण नदी में कूदकर तीनों की जान बचा लेते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में रात भर हुई बारिश जिंदगी पर ब्रेक लगा गई। शहर के निचले इलाके में पानी भर गया, लोग घरों में कैद दिखे। ये कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूबे हैं, निकलने तक की जगह नहीं। राजस्थान के टोंक में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांव डूब चुके हैं, सड़कों पर पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग पानी से गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इस वक्त देश के ज्यादातर राज्य बाढ़ को लेकर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि न आसमानी प्रहार से राहत मिल रही और न ही प्रशासन से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।